नमस्कार साथियों, आप सभी अभ्यर्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से हम आपके लिए हमारी तरफ से एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेस्ट नंबर 1 जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है, क्लास 8 एनसीईआरटी से संबंधित है। कंप्लीट एनसीईआरटी बैच आप मात्र 99 रुपए में हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बात करके जुड़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बैच प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको हम पहले एमसीक्यूज करा देंगे, पहले हम आपको सारे टेस्ट करा देंगे। टेस्ट के बाद हम आपको अलग से आपको मैराथन के माध्यम से सभी क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको हम पढ़ा भी देंगे मात्र 99 रुपए के बैच में। जो भी अभ्यर्थी हमारे रोशन बैच से पहले से जुड़े हुए हैं, आप सभी को हमने एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया हुआ है। अगर किसी अभ्यर्थी को लगता है कि वो ऐड नहीं है लेकिन पहले से रोशन बैच में है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बात भी कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमसे नए हैं, जुड़ना चाहते हैं इस एनसीईआरटी सीरीज में, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बात कर लीजिएगा। अब हम आगे की बात करते हैं। तो यह जो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज है, ये हमारे तरफ से आप सभी के लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट है एक प्रकार से। और आप सभी अभ्यर्थी, चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी परीक्षा की, मान लीजिए यूपी में टीजीटी का परीक्षा होने वाला है, टीजीटी पीजीटी का, तो आप टीजीटी पीजीटी जीएस के लिए भी और इसके अलावा जितने भी परीक्षाएं होती हैं सब में एनसीईआरटी से आपको प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए आपको सभी परीक्षाओं में, सिविल सर्विसेज तक की परीक्षाओं में आपको हमारे इस टेस्ट सीरीज के मॉड्यूल से बहुत हेल्प मिलेगी, सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी हमारे केवल इस एनसीईआरटी बैच को ही फॉलो कर लेंगे, उनका बिहार शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो सिलेबस है आपका वो कवर भी हो जाएगा। बाकी आप हमारे कंप्लीट बैच में भी जुड़ना चाहते हैं तो आप बहुत ही कम फीस में जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से बात करके। आप वहां पे हमारे क्लासेस के सैंपल नोट्स वगैरह देख सकते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 एनसीईआरटी में हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है, मॉडर्न हिस्ट्री है आपका। कैसे, कब और कहां, अध्याय 1। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, अध्याय 2। ओल्ड एनसीईआरटी हम लेकर चल रहे हैं, ओल्ड इज गोल्ड। एनसीईआरटी के मामले में ओल्ड इज गोल्ड, और हम अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 आज हम आपको 50 प्रश्न यहाँ पर टेस्ट के माध्यम से करा रहे हैं। आप सभी अभ्यर्थी लाइव प्रीमियर में अच्छे से सभी प्रश्नों को देखिए, उन प्रश्नों का अच्छे से उत्तर दीजिए, और इसके अलावा आपको अपने तरफ से अतिरिक्त, आपको भले कितना भी ज्ञान हो, आपको भले कितना नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो, आपको कमेंट में कोई भी फैक्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखना है, ताकि जो भी अभ्यर्थी आगे के प्रश्नों को देखें उनको फीकापन महसूस ना हो। टेस्ट की तरह ही सभी अभ्यर्थी फील कर पाए, इसलिए आप सभी से हमारी यह गुजारिश है कि आप प्रत्येक प्रश्न पे आप केवल और केवल प्रश्न का उत्तर कमेंट करेंगे। मान लीजिए पहला प्रश्न है तो उसका उत्तर अगर आपको बी लगता है तो आप 1B लिख दीजिए, 1B लिख दीजिए, कैसे भी आप लिख दीजिए, 1B लिख दीजिए, कैपिटल B लिख दीजिए, बस इतना ही। और रिपीटेटिव नहीं लिखिएगा, लगातार आप रिपीट करने के लिए, अट्रैक्शन पाने के लिए जब आप लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि यूट्यूब आपको स्पैम में डाल देता है, कमेंट आपका किसी को भी दिखेगा नहीं, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आप सभी अभ्यर्थियों को इस टेस्ट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपने जो हमने आपको सिलेबस दिया था हमारे टेलीग्राम चैनल में, वो आप सभी ने फॉलो किया होगा, उसे पढ़ा होगा। जो भी अभ्यर्थी नए हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में अवश्य रहिए, लिंक हम कमेंट में पिन कर देंगे। टेलीग्राम चैनल में रहना अति आवश्यक है। जो भी हम एनसीईआरटी के टेस्ट लेने वाले हैं उस सभी से रिलेटेड कंटेंट नोट्स आपको यहीं पर हम प्रोवाइड कर देंगे। और जो भी अभ्यर्थी लाइव प्रीमियर को नहीं देख पा रहे हैं या देख पाने में सक्षम नहीं है इस टाइम पे, तो आप कभी भी किसी भी टाइम, अगर आप हमारे पेड बैच में हैं तो आपको वहां पर रिकॉर्डेड मोड में भी मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर बस लाइव प्रीमियर के टाइम तक ही लाइव रहेगा, उसके बाद सारी की सारी जो वीडियोस हैं वो प्राइवेट हो जाएंगी। चूंकि ये पहला टेस्ट है तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा, आप इसे बाद में भी देख सकते हैं। अब हम पहला प्रश्न आप सभी के सामने लाते हैं और आप सभी लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न को हम रिपीट कर देंगे और जो भी अभ्यर्थी हैं, आपको जैसे सहूलियत होगा आप उसी हिसाब से प्रश्नों को देखिए। हम अपने तरफ से प्रश्न को रीड करेंगे, इतना हम आपके लिए करेंगे जिससे आपको भी थोड़ा सा आसानी रहे। प्रश्न को अच्छे से रीड करना सबसे आवश्यक होता है। पहला प्रश्न है, शाही भारतीय नौसेना रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने किस दिन विद्रोह किया था? पहला ऑप्शन है 8 फरवरी 1946,
दूसरा ऑप्शन है 18 जनवरी 1946, तीसरा ऑप्शन है 18 फरवरी 1946। आपके सामने कुछ 5 विकल्प हैं। ये आपका बीपीएससी का जो नया एमसीक्यू पैटर्न है वो यही है। 4 विकल्प तो आपके एक जैसे रहते हैं, एक एक ऑप्शन। 5वां विकल्प में नॉट अटेम्प्टेड रहता है। तो अभी स्पष्ट तो नहीं है, क्योंकि ये 5वां जो ऑप्शन है ये निगेटिव मार्किंग के लिए होता है, जो बीपीएससी ने लागू किया है सभी परीक्षाओं के लिए, निगेटिव मार्किंग के लिए। अब टीआरई 4 में क्या स्थिति रहेगी प्रीलिम्स में, वो प्रीलिम्स के सिलेबस आने पर ही होगी। तो इसलिए हमने आपको 5 विकल्प का दिखा दिया है। बाकी आगे हम लगभग 4 ही ऑप्शंस रखेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 5वां विकल्प आपको यहाँ पर नहीं अटेम्प्ट करना है किसी भी अभ्यर्थी को, सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। तो शाही भारतीय नौसेना रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने 18 फरवरी 1946 के दिन विद्रोह किया था, और इस विद्रोह का जो केंद्र था बॉम्बे हार्बर था। हार्बर का मतलब होता है जहां पर जहाज वगैरह आके इकट्ठा होते हैं, बंदरगाह वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम हार्बर कहते हैं। तो बॉम्बे हार्बर इस विद्रोह का केंद्र था 18 फरवरी 1946 को। बॉम्बे हार्बर की जगह बॉम्बे भी लिखा रहे तो वो भी सही है। और ये भारतीय नौसेना की जो टुकड़ी थी, जो ब्रिटिश के अंतर्गत थी, अंग्रेजों के अंतर्गत थी, जिसे हम शाही भारतीय नौसेना कहते हैं, उन्हीं के नाविकों के द्वारा विद्रोह किया गया था। चूंकि ये विद्रोह नौसेना के द्वारा किया गया था तो समुद्र क्षेत्र में हुआ था, और वो समुद्र क्षेत्र था बॉम्बे हार्बर का 18 फरवरी 1946 को। इसे हम रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट भी कहते हैं, RIN रिवोल्ट भी कहते हैं, RIN रिवोल्ट भी कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल है, उस नौसैनिक जहाज का नाम बताइए जिस पर 1946 का नौसेना विद्रोह घटित हुआ था। उस नौसैनिक जहाज का नाम बताइए जिस पर 1946 का नौसेना विद्रोह घटित हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब हम ऑप्शन रीड नहीं करेंगे, आपको देखना है क्या आंसर होगा और आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने के साथ में आप जो भी OMR शीट रखे होंगे, जो भी व्हाइट पेपर शीट रखे होंगे, वहां पर भी आप लिखते चलेंगे। जब हम आपको उत्तर बता देंगे तो आप सही गलत जो भी आपका उत्तर रहा होगा वो भी उसी टाइम पे मार्क कर लेंगे। लास्ट में आप काउंट करके बता देंगे कि हमारे 50 में से कितने सही हुए। तो उस नौसैनिक जहाज का नाम HMIS तलवार था। HMIS तलवार का मतलब होता है, HM का मतलब यहाँ पर हिज मैजेस्टी, क्योंकि भारत क्राउन शासन के अंतर्गत था। भारत क्राउन शासन के अंतर्गत था 1857 के बाद। क्राउन के लिए हिज मैजेस्टी शब्द का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में। तो हिज मैजेस्टी इंडियन शिप, हिज मैजेस्टी इंडियन शिप, ये HMIS का पूरा नाम था। नौसैनिक जहाज था और इसी जहाज पर विद्रोह हुआ था। जाहिर सी बात है, समुद्र क्षेत्र में विद्रोह कहां पर होगा, जहाज में ही होगा। और साथ में आपको यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष के बारे में भी हम बता देते हैं, जिनका नाम था बलाई चंद्र दत्त। याद रखिएगा, बलाई चंद्र दत्त। बलाई चंद्र दत्त युवा थे, इनको BC दत्त के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने एक जो है जिनके लिए इनको जाना जाता है, और 18 फरवरी 1946 को जब विद्रोह हुआ था तो उससे पहले इन्होंने फरवरी के प्रथम सप्ताह में इन्होंने क्या किया था, जो HMIS तलवार था, HMIS तलवार का जो जहाज था, नौसेना जहाज था, उसकी दीवालों पर, उसकी जो वॉल्स थी, दीवाल थी, उन पर भारत छोड़ो और जय हिंद जैसे नारे लिख दिए थे। बहुत ही क्रांतिकारी कार्य था कि भारत छोड़ो और जय हिंद के नारे इन्होंने शाही भारतीय नौसेना जहाज HMIS तलवार पर लिख दिया था। इसके कारण इन पे ऊपर कार्रवाई हुई, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो बलाई चंद्र दत्त याद रखिएगा, बहुत ही नोटेबल पर्सन है इस विद्रोह से संबंधित। HMIS तलवार, अभी आपको क्लियर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर डी है। तीसरे प्रश्न को हम आपके लिए लेकर आए हैं। तीसरा प्रश्न थोड़ा सा जो है हमने इसको कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। याद रखिएगा, सही कथन पूछा है। पहला है, नौसैनिक रेटिंग्स ने 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार से विरोध प्रारंभ किया। ऑप्शन बी है, बॉम्बे में नौसैनिक विद्रोह का मुख्य कारण खराब भोजन और नस्लीय भेदभाव था। तीसरा आपके सामने है, फरवरी 1946 में कराची में भी हड़ताल हुई या कराची में भी विद्रोह फैला। आपको बताने हैं कि तीनों विकल्प में से कौन कौन से सही है। ए है 1 और 2 सही अगर आपको लगता है तो ये बताइए, बी बताइए अगर आपको लगता है 2 और 3 सही है,
और इसको आप सी मान लीजिए, इसको आप सी मान लीजिए, 1 2 3। तो अगर आपको 1 2 3 तीनों सही लगता है तो आप उत्तर सी कमेंट करिए। डी अगर आपको लगता है तो 1 और 3 सही है तो डी कमेंट कीजिए, जो आपको लगता है वो कमेंट कीजिए। तो तीसरे प्रश्न की बात करें तो नौसैनिक रेटिंग्स ने 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार से विद्रोह प्रारंभ किया। पहले और दूसरे प्रश्न से इतना हिंट तो आपको मिल गया, ये सही है। बॉम्बे में नौसैनिक विद्रोह का मुख्य कारण खराब भोजन। आपको मालूम है कि थ्रो आउट दी ब्रिटिश रूल के दौरान, जब तक ब्रिटिश शासन रहा है, भारतीय सैनिकों के साथ में बुरा व्यवहार ही हुआ है। नस्लीय भेदभाव तो करते ही थे, 1857 की क्रांति में भी आपने देखा है। खराब व्यवहार भी करते थे, खराब भोजन भी देते थे यूरोपीय सिपाहियों के मुकाबले, तो ये कारण था। इसके बाद फरवरी 1946 में कराची में भी हड़ताल हुई, कराची में भी यह विद्रोह फैला था। तो तीनों ही विकल्प यहाँ पर आपके सही है, तो इसलिए तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है सी। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर सी है। 1 2 और 3 तीनों विकल्प यहाँ पर आपके सही है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, जो सेंटर थे, मेन सेंटर था बंबई से विद्रोह फैला, कराची गया, और इसके अलावा विशाखापट्टनम, 3 प्रभावित क्षेत्र थे। मुख्य रूप से 3 प्रभावित क्षेत्र थे रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट के, शाही भारतीय नौसेना विद्रोह के। अब हम आगे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है, हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए जेम्स रेनल से किसने आग्रह किया था? तो एक टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उस समय हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए जेम्स रेनल को अपॉइंट किया गया था। किस व्यक्ति के द्वारा अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था, या किसने इसको यह काम सौंपा था या आग्रह किया था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी नन है, ऑप्शन ई नॉट अटेम्प्टेड। ये आपका विकल्प है, तो आप कमेंट कर दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए जेम्स रेनल को जो अपॉइंट किए थे, नियुक्त किए थे या जो आग्रह किए थे, उस व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट क्लाइव। इस वजह से इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। चौथे प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। जेम्स रेनल की बात कर लेते हैं, रॉबर्ट क्लाइव आपको पता चल गया। अब हम जेम्स रेनल के बारे में बात करते हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन सर्वे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सर्वे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण का जनक फादर ऑफ इंडियन सर्वे जेम्स रेनल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है बात करें तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी के, बंगाल प्रांत के, बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले सर्वेयर जनरल बने थे, पहले महासर्वेक्षक बने थे। फर्स्ट सर्वेयर जनरल बंगाल प्रेसिडेंसी के कौन बने थे? जेम्स रेनल। और इसी बिहाफ पे इनको यह काम सौंपा गया था कि आप हिंदुस्तान का नक्शा तैयार कीजिए, और जब इनको काम सौंपा गया तो इन्होंने कुछ समय में उसको पूरा करके दिया था। तो ये आपको क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपको मालूम है वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कब बने थे? तो आपको मालूम होगा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो कि अंग्रेजों की जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, उसको संचालित करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन की संसद के द्वारा पहला कानून जो पारित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए भारत में, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो 1772 तो हो नहीं सकता, 1765 भी नहीं हो सकता। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसने जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। आपको मालूम होगा कि मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसको अधीन कर दिया गया था। अब यहां पर बात करें तो राइट आंसर आपका पांचवें प्रश्न का बी है, 1773। फिर हम बात करते हैं ब्रिटिश भारत का इतिहास, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि 1817 में पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ब्रिटिश भारत का इतिहास, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट कीजिए छठे प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। तो छठे प्रश्न की अगर हम बात करते हैं
तो ब्रिटिश भारत का इतिहास, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई है। ये इस पुस्तक के लेखक हैं। तो छठे प्रश्न का राइट आंसर सी है, जेम्स मिल। जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारत के इतिहास को कुछ कालखंड में विभाजित किया है। अभी हम उसको देखेंगे कि किस आधार पर उन्होंने विभाजित किया है। अगला सवाल आपके सामने है। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक ब्रिटिश भारतीय इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 अवधियों में विभाजित किया है, जिसमें से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा शामिल नहीं है। ईसाई, ब्रिटिश, मुस्लिम, हिंदू, यानी इन्होंने 3 अवधियों में ब्रिटिश भारतीय इतिहास को डिवाइड किया है। कौन सा इसमें नहीं है ये आपको बताना है। तो 7वें प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ईसाई। और अगर हम बात करते हैं जेम्स मिल की, तो जेम्स मिल ने जो भारत का इतिहास लिखा है वो उसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंड के हिसाब से डिवाइड करके लिखा है। तो इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश रूल, समझ लीजिए हिंदू रूल, मुस्लिम रूल, ब्रिटिश रूल, इस तरीके से इन्होंने डिवाइड करके 3 आधार पर 3 अवधियों में विभाजित किया है। ईसाई नाम से कोई भी इसमें नहीं। तो राइट आंसर आपका 7वें का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और एक बात और, कुछ प्रश्न हमने थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए आपको अप्रत्यक्ष रूप से, देखिए 50 प्रश्न है, 40 प्लस प्रश्न आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से हैं, 10 प्रश्न कुछ ऐसे होंगे जो अप्रत्यक्ष रूप से एनसीईआरटी से लिए गए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से एनसीईआरटी से लिए गए हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए जितना जरूरी है वो हम आपको करा रहे हैं, आप धीरे धीरे चीजों को समझेंगे भी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, ये आपका टीआरई 3 में, पीआरटी में भी यह सवाल आया था। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ? क्योंकि आपके पहले चैप्टर में शाही भारतीय नौसेना विद्रोह के बारे में दिया गया है, उससे जस्ट पहले भी एक मुकदमा हुआ था जिसका नाम था आजाद हिंद फौज का मुकदमा। लाल किला का मुकदमा भी कहते हैं, रेड फोर्ट ट्रायल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो ट्रायल है ये लाल किला दिल्ली में हुआ था। तो स्थान आपको याद रखना है, आजाद हिंद फौज पर जो मुकदमा किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में, वो कहां पर उसका सुनवाई वगैरह हुआ था? तो लाल किला दिल्ली में, रेड फोर्ट दिल्ली में। इसको हम आईएनए ट्रायल्स भी कहते हैं, रेड फोर्ट ट्रायल्स भी कहते हैं, आजाद हिंद फौज का मुकदमा भी कहते हैं। और यह हुआ था 1945 में। आपके टीआरई में, पीआरटी में यह सवाल पूछा गया है। तो 8वें प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1945। अब हम अगले प्रश्न पर चलने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर आपको जानकारी दे देते हैं 8वें नंबर प्रश्न के बारे में। क्या आपको ध्यान रखना है, नवंबर 1945 को यह मुकदमा शुरू हुआ, सुनवाई शुरू हुई, मई 1946 तक चला था। तो नवंबर 1945 से लेकर मई 1946। अब ये प्रश्न हुबहू हमने जो टीआरई 3 में पूछा गया है वो यहाँ पर लिखा है। बहुत सारे अभ्यर्थी पढ़ के तो गए थे, लेकिन एक से अधिक वाला जो विकल्प था उसका चुनाव कर गए थे। तो कभी भी आपको इस तरीके से प्रश्न पूछे तो आप समझ जाइए कि जब शुरू हुआ है तब का पूछ रहा है। ठीक है, दो समय तो शुरू नहीं हो सकता है। तो प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ या कब शुरू हुआ? 1945 में। और एग्जैक्टली कब? तो नवंबर 1945 में शुरू हुआ और मई 1946 तक चला। एक चीज और भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे, जो बंदी थे, युद्ध बंदी थे आजाद हिंद फौज के, उनके बचाव के लिए वकीलों का पूरा एक ग्रुप था और उनको जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे भूलाभाई देसाई। ये आपके बीपीएससी में भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, आपने पढ़ा होगा। भूलाभाई देसाई नेतृत्व कर रहे थे उन वकीलों का जिन्होंने आजाद हिंद फौज के मुकदमे में जो है युद्ध बंदियों की तरफ से, जो सिपाही थे उनकी तरफ से जो है बचाव किया था कोर्ट में। तो ये आपको क्लियर हो गया, भूलाभाई देसाई। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू भी थे और इसके अलावा बात करें तो तेज बहादुर सप्रू भी थे, कुछ अन्य व्यक्ति भी थे। 3 नाम आप ध्यान रख सकते हैं। भूलाभाई देसाई इसमें मुख्य थे, यही लीड कर रहे थे। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में ये आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सवाल पूछा गया है, तो हमने यहाँ पर भी आपको दे दिया है कि आप भी अटेम्प्ट कीजिए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में यह सवाल पूछा गया था। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों को किस रूप में याद किया जाता है? कमेंट कर दीजिए 9 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा। और आप समझ गए होंगे कि हमने आपको
जो है और कुछ भी फैक्ट या जानकारी आपके नॉलेज का, उसे हम कमेंट करने के लिए मना क्यों किए हैं। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि प्रश्न बनाए गए हैं, प्रश्न सभी को बराबर से दिखे। अगर आप पहले से कुछ कमेंट कर देंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा किसी को। तो 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों की बात करें तो आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के ये प्रसिद्ध अधिकारी थे जिन पर मुख्य रूप से मुकदमा चलाया गया था। 3 नाम आप याद रखिएगा, 3 नाम आप आजाद हिंद फौज मुकदमे से रिलेटेड याद रखिएगा। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों। शाहनवाज खान मुस्लिम, प्रेम कुमार सहगल हिंदू, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों सिख। तो तीनों आप एक एक नाम याद रखिएगा। क्लियर है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? कभी भी आपसे स्थापना पूछे तो आप क्या उत्तर देंगे? इस प्रश्न पे हम देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, कमेंट कर दीजिए 10वें प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो बात करते हैं 10वें प्रश्न का। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर है, सबसे पहले तो आप समझिए कि जो भारत का जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो किस रूप में? स्थापना हमेशा मूल को हम देखते हैं, रूट्स को देखते हैं, उसकी जड़ को देखते हैं, और जड़ इसकी कहां पर है? तो इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, ये कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट कलकत्ता में 1891 में स्थापित किया गया था। इसलिए आगे चलकर इसका नाम बदलकर भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कर दिया गया, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसलिए भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना हम 1891 ही मानेंगे। इस प्रश्न से आपने यह सीख लिया होगा। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ था 1920 के दशक में? 1920 के दशक में एग्जैक्टली 1926 में जो भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार था, इसको नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। आपको मालूम है राजधानी 1912 में परिवर्तित कर दी गई थी, कलकत्ता से दिल्ली, तो ये भी कलकत्ता से दिल्ली आ गया। क्लियर है। तो हमेशा याद रखिएगा, स्थापना पूछेगा तो आप जड़ पर जाएंगे। ठीक है, नाम बस बदला गया था। इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट याद रखिएगा। 10वें प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1837 में किसने ब्राह्मी लिपि में लिखित सम्राट अशोक के लिए प्रयोग की गई उपाधि देवनाम पियदस्सी का अर्थ निकाला था? तो 1837 में वह व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सम्राट अशोक के लिए जो प्रयोग की गई उपाधि है, ये आपने 6 से 8 वाले अभ्यर्थी, टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी जिनका इतिहास विषय है, आपने पढ़ा होगा, तो आपको मालूम भी होगा कि देवनाम पियदस्सी हम किसे कहते हैं? सम्राट अशोक को कहते हैं। और इसको सबसे पहले पता किसने लगाया था? अब देख लीजिए, प्रश्न को हमने थोड़ा सा घुमाया है। ब्राह्मी लिपि, यही पूछ रहा है कि ब्राह्मी लिपि की सबसे पहली बार खोज किसने की थी? तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहली बार खोज कैसे की गई? इसको पढ़कर। तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहली बार पढ़ने का जो एक अचीवमेंट है, उसका अर्थ निकालने का जो अचीवमेंट है, वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले बार सम्राट अशोक के जो ब्राह्मी लिपि है उसको पढ़ा था, रीड किया था, और उसमें इन्होंने क्या अर्थ निकाला था? तो सम्राट अशोक के लिए देवनाम पियदस्सी का जो अर्थ निकाला था ब्राह्मी लिपि में। तो ये आपको ये भी मालूम चल गया कि जेम्स प्रिंसेप ने तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था, लेकिन उसमें भी क्या पढ़ा था? तो सम्राट अशोक का देवनाम पियदस्सी अर्थ। अब आपको आगे बात करते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए जेम्स प्रिंसेप के बारे में, आगे कभी आपसे पूछ ले। तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टकसाल थी, टकसाल आप लोग समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि जहां पर सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं, जहां पर सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं उसे हम टकसाल कहते हैं। तो जो भी सिक्के, जो भी करेंसी चलती है वो जहां पर बनाए जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टकसाल थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टकसाल थी उसके अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के अधिकारी थे, और इन्होंने 1824 में इन्होंने एक और बड़ा काम किया था। 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत के इलाहाबाद शहर, आपने पहली बार पढ़ा होगा
इलाहाबाद शहर में जनगणना आयोजित की थी। इलाहाबाद शहर में जनगणना कराई थी इन्होंने। तो जनगणना कराने का जो श्रेय है इलाहाबाद शहर में सबसे पहली बार 1824 में जेम्स प्रिंसप ने। बाकी आपको मालूम है पूरे भारत की जो जनगणना है वो पहली बार लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में आयोजित की गई थी। पहली बार जो पब्लिश हुई थी 1872 में। काम 1871 में चालू हुआ था। 1872 में पहली बार जनगणना पूरे भारत की प्रकाशित हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक जो है क्षेत्र विशेष की बात की जा रही है, तो जेम्स प्रिंसप ने किया था। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 11 प्रश्न आपका हो गया। अब हम 12वें प्रश्न पे चलते हैं। बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में किस स्थान से गिरफ्तार किया था 1857 के विद्रोह के दौरान? तो आप इस प्रश्न को देखिए, कमेंट कीजिए क्या उत्तर हो सकता है। आपके एनसीईआरटी में बकायदा इनकी गिरफ्तारी का पूरा चित्र है, सब कुछ है। तो ये प्रश्न हमने यहाँ पर आपके लिए अप्रत्यक्ष रूप से एनसीईआरटी से बनाया। डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है ना, ये बात आप भी समझ रहे हैं, प्रश्न की वैलिडिटी आप भी देख रहे हैं। ये काम हम आपके लिए सबसे अलग करते हैं, जो आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता है। कॉपी पेस्ट कर देना किसी का उठाकर नकल कर देना आसान होता है, लेकिन हम ओरिजिनल काम करते हैं जो हमें खुद से लगता है, खुद से मेहनत करते हैं, और जो आपके परीक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक है, बस उतना ही हम आपको कराते हैं, कुछ अलग नहीं कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में 20 सितंबर 1857 को गिरफ्तार किया था। 20 सितंबर 1857 को। तो गिरफ्तारी कब हुई? 20 सितंबर 1857 को। जब 20 सितंबर 1857 को गिरफ्तारी हो गई, तो इसी दिन एक प्रकार से दिल्ली जो है अंग्रेजों ने वापस से कब्जा कर लिया। अब स्थान क्या था? तो याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा वहां स्थान था जहां से 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी की गई थी। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को किस ब्रिटिश अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? और जिस ब्रिटिश अधिकारी ने गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार करने के बाद आपको मालूम चल गया है हुमायूं के मकबरे, हुमायूं का जो मकबरा था, जो बिल्डिंग थी, वहां से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद जब मेन गेट पर लाया, तो उस ब्रिटिश अधिकारी ने बहादुर शाह जफर के दोनों जो बेटे थे गिरफ्तार किए गए थे, उनको मार दिया था, उनको मरवा दिया था या मार दिया था। और उसका नाम था कैप्टन हडसन, जो आपके एनसीईआरटी में बाकायदा लिखा हुआ है। तो कैप्टन हडसन को आपको मेजर विलियम हडसन करके भी लिख के आ जाएगा, तो परेशान नहीं होइएगा। एक ही व्यक्ति हैं, संबोधित अलग अलग तरीके से किया जाता है। कैप्टन हडसन को ही मेजर विलियम हडसन भी कहा जाता है। इन्होंने ही बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी की थी 20 सितंबर 1857 को। दोनों बेटों को मार दिया था। उसके बाद बहादुर शाह जफर को भारत से निर्वासित कर दिया गया था। अगला प्रश्न उसी पर है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जहां निर्वासित किया गया, वहां स्थान निम्न में से कौन सा है आज के डेट में? अंडमान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। कमेंट कर दीजिए 14 नंबर प्रश्न का। तो अगर हम बात करते हैं 1857 का, जब विद्रोह का दमन कर दिया गया, मुगल शासक बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। आपको मालूम है मुगल शासक बहादुर शाह जफर अंतिम सम्राट थे, और इनके बाद जो है कोई भी मुगल सम्राट नहीं हुआ। पद ही खत्म कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और इनको रंगून के क्षेत्र में, जो कि उस समय के बर्मा के क्षेत्र में पड़ता था, रंगून बर्मा। और रंगून को आज के डेट में हम यांगून कहते हैं, और बर्मा को आज के डेट में हम म्यांमार कहते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। रंगून बर्मा में इनको निर्वासित कर दिया गया था, और यांगून म्यांमार आज के डेट में। तो राइट आंसर 14 प्रश्न का डी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तम आशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? 15 नंबर प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। उत्तम आशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी, वास्को डी गामा ने की थी, बार्थोलोमियो डियाज ने की थी, या मैगलन ने की थी? 15 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कमेंट कर दीजिए। तो उत्तम आशा अंतरीप की बात करें, केप ऑफ गुड होप की जो खोज हुई थी वो 1488 में हुई थी। कब हुई थी? 1488 में। अफ्रीका का जो दक्षिणी सिरा है,
केप ऑफ गुड होप है कहाँ पर? तो कभी भी जब आप अफ्रीका का मानचित्र देखेंगे, अफ्रीका का जब आप मानचित्र देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है इसी को हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वही है केप ऑफ गुड होप है, उत्तम आशा अंतरीप है। तो एक प्रकार से अफ्रीका का, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका के दक्षिणी सिरे का चक्कर लगाने वाले प्रथम यूरोपीय आपसे पूछ रहा है कौन थे 1488 में। तो इनका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। तो उत्तम आशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के दक्षिणी सिरे का चक्कर लगाने वाले प्रथम यूरोपीय थे बार्थोलोमियो डियाज, और इस प्रकार इन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। आपको मालूम है कि केप ऑफ गुड होप वह जगह है जहां से अब्दुल मजीद नाम के व्यक्ति की सहायता से वास्को डी गामा आगे बढ़े थे। चलिए 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपको सी क्लियर हो गया होगा। अब 16 पर आते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? थोड़ा सा हमने हिंट दे ही दिया है। चलिए, हम आपको बता रहे थे लेकिन हमने ही स्पॉइल कर दिया, कोई बात नहीं। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कई बार एग्जामिनर भी आपको चीट करवा ही देता है, तो वही समझ लीजिए। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? आसान प्रश्न है। क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, इब्न बतूता, ह्वेनसांग। तो सभी को मालूम है कि वास्को डी गामा ने भारत के लिए जो समुद्री मार्ग था उसकी खोज की थी। भारत की खोज तो पहले भी हो चुकी थी, ऐसा थोड़ा ना कि भारत की खोज इन्होंने की थी, समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा में। भारत और यूरोप से व्यापार पहले भी होता था, बस यह था कि पहले जो स्थल वाला रास्ता था उससे होता था, समुद्र से पहली बार वास्को डी गामा ने पता लगाया था। अब्दुल माजिद नाम के व्यक्ति थे, ये नाविक थे और इनकी सहायता से इन्होंने भारत की तरफ रुख किया था। उत्तम आशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप से अब्दुल माजिद ने इनको हेल्प किया और फिर ये जो है कालीकट पहुंचे थे। कालीकट केरल में स्थान है, पश्चिमी तट पर। आज के डेट में इसे हम कोझिकोड कहते हैं। तो कालीकट को आज के डेट में हम कोझिकोड कहते हैं। तो कालीकट स्थान पर पहुंचे थे 20 मई 1498 को। 20 मई 1498 को, क्लियर है। और यहाँ पर जो इस क्षेत्र के जो हिंदू राजा थे जिनका नाम था जमोरिन, तो जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। 20 मई 1498। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और जो पूरी यात्रा थी वास्को डी गामा की 1497 में चालू हुई थी, 1499 में खत्म हुई थी, टोटल आना जाना। अब हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका स्वेज नहर से संबंधित। स्वेज नहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कर दीजिए 17 नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। तो स्वेज नहर की बात करें तो स्वेज नहर का जो निर्माण है 1859 में स्टार्ट हुआ, 1869 में पूर्ण हुआ। तो स्वेज नहर का जो निर्माण है वो 1869 में किया गया था, ये बात सही हुई। एक प्रकार से निर्माण पूरा हुआ था 1869 में, इसे ओपन कर दिया गया था, खोल दिया गया था। यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, यह भी बात सही है। मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को ये जोड़ता है। इसने यूरोप को हिंद महासागर का नया प्रवेश द्वार दिया, तो ये भी सही है। और आपको मालूम है कि यूरोप से हिंद महासागर में आने में पहले अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता था, अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था, जो चक्कर वास्को डी गामा ने लगाया था। लेकिन स्वेज नहर के बनने के बाद इसकी जरूरत नहीं रही, अफ्रीका का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रही, तो यूरोप को हिंद महासागर का नया प्रवेश द्वार मिला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर गलत कौन सा है? सी है। तो अगर आपको ज्ञान रहा होगा, आपने आराम से इस प्रश्न को, सही उत्तर तो आपको मालूम ही थे, अब जो एक बचा वही आपका गलत उत्तर हो गया। अब हम यहाँ से देख रहे होंगे कि ई ऑप्शन हटा ही दे रहा है, नॉट अटेम्प्टेड का रखने का क्या मतलब है आपको, तो उस पर तो जाना नहीं है, कुछ ना कुछ तो उत्तर बोलना ही है। अब हम बात करते हैं बाकी, जब आपका ओवरऑल, जब आपका बीपीएससी के द्वारा क्लियर कर दिया जाएगा कि हम यही एमसीक्यू पैटर्न रखेंगे, तो हम उस पर भी करा देंगे। फुल टेस्ट आपके उसी पर होंगे, जो भी आपका, चाहे पुराना वाला हो चाहे नया वाला हो। हमने जो पहले के आपको एनसीईआरटी के एमसीक्यूज कराए हैं, टेस्ट कराए हैं, वो आपको मालूम है, वो पुराने वाले 5 विकल्प कराए हैं। लेकिन कुछ इस पे भी हो जाए, में भी कौन सा पैटर्न लग जाए, आपको बस प्रश्नों को करना आना चाहिए। बाकी हम जिस भी मोड में आपसे पूछा जाएगा उस हिसाब से तैयारी करा देंगे, उसके लिए चिंतित नहीं होना। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई। भारत के शासक कौन थे? तो भारत पे उस समय मुगल वंश का शासन था, और उस समय के जो मुगल सम्राट थे कौन थे? तो बात करते हैं अकबर के। तो अकबर इस प्रश्न के राइट आंसर है।
यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। अकबर का जो समय रहा है 1556 से लेकर 1605, तो 1600 में जब स्थापना हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की रॉयल चार्टर के माध्यम से, तो अकबर 1556 से 1605 के बीच में भारत के शासक रहे हैं। इन्हीं के समय में ही, इन्हीं के शासनकाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची। अब हम बात करते हैं इनके बाद कौन आते हैं, तो इनके बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर का 1605 से लेकर 1627 जहांगीर का शासनकाल रहा है। इनके समय में आपने पढ़ा है कि जो है कैप्टन हॉकिंस आए थे, फिर थॉमस रो भी आए थे, 2 पर्सनालिटीज आई थी जहांगीर के समय में। इसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां रहे हैं 1628 से लेकर 1658 तक। इसके अलावा 1658 के बाद कौन रहे हैं, तो औरंगजेब रहे हैं। औरंगजेब, और जितना आपको हम बता रहे हैं इतना आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे पीआरटी के हो, चाहे पीजीटी के हो, चाहे जीएस के हो, इतना आपको मालूम होना चाहिए। 1658 से लेकर 1707 ये औरंगजेब का टाइम है। यहां तक मुगल साम्राज्य जो है बहुत ही मजबूत था, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, कमजोर होना चालू हो जाता है, टुकड़े टुकड़े होना चालू हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद बात करें तो औरंगजेब के 80 वर्ष के जो बेटे थे, सबसे बड़े बेटे बहादुर शाह प्रथम, वो मुगल सम्राट बनते हैं। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे थे। बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 1711-12, तो 1712 तक मान लीजिए बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम हमने यहाँ लिखा, ये औरंगजेब के बेटे थे, ठीक है। और जो भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, जिनके बारे में भी आपने ऊपर प्रश्न देखा। तो बहादुर शाह द्वितीय और इनका पेन नेम था जफर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक चार्टर जारी किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई, उस स्थापना को पूर्ण करने के लिए, स्थापना करने के लिए एक चार्टर जारी करना पड़ता है, एक फरमान जारी करना पड़ता है। उस चार्टर को, उस फरमान को स्थापना के समय किसने जारी किया था, तो जाहिर सी बात है जो शासक होगा वही होगा। तो ब्रिटेन का शासक कौन था, यही आपको बताना है। तो इस प्रश्न की बात करें तो राइट आंसर है आपका महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने शाही चार्टर के माध्यम से, रॉयल चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 31 दिसंबर 1600 को स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर 1600 को स्थापना हुई थी। एलिजाबेथ प्रथम राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित हुई थी। चलिए आपके लिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, आपके लिए यह प्रश्न रीजनिंग का है, ये आपके ज्ञान का है ही नहीं। देखिए, चलिए कहाँ पूछ रहा है आपसे, बंगाल में सिंधु नदी है, कहेंगे नहीं। बंगाल में यमुना नदी है, नहीं। बंगाल में साबरमती है, नहीं। एक ही है, हुगली। तो रीजनिंग का सवाल हुआ कि नहीं हुआ। तो बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी, और हुगली कोलकाता आपको मालूम है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता रिवर पोर्ट है, यानी ऐसा बंदरगाह वाला क्षेत्र है जो नदी के किनारे स्थित है, रिवर पोर्ट सिटी है। तो हुगली नदी महत्वपूर्ण नदी है। अब यहां पर हम आगे चलते हैं, ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री, यहाँ तो बंगाल में पूछा है, अगर भारत में आपसे पूछ लेगा तो भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1613 में आधिकारिक रूप से जहांगीर की अनुमति के बाद सूरत में स्थापित की गई थी। जहांगीर की अनुमति के बाद सूरत में 1613 में भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित की गई थी। उससे पहले भी खुराफात कर रहे थे, लेकिन लेजिटिमाइज नहीं था, उसको अधिकार नहीं मिला था। तो यहाँ आधिकारिक रूप से 1613 सूरत में भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री। बंगाल में जब पूछेगा तो याद रखिएगा जो है कलकत्ता वाले क्षेत्र में हुगली नदी के तट पर, कब, 1651 में। अब हम आगे बात करते हैं, कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी। कलकत्ता की स्थापना
कब हुई थी? अभी हमने आपसे एक प्रश्न में चर्चा किया था कि जब भी स्थापना को देखा जाता है तो मूल में जाया जाता है, जड़ में जाया जाता है। तो कलकत्ता की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो कलकत्ता की जो स्थापना है वो की थी जॉब चार्नॉक ने। जॉब चार्नॉक नाम के व्यक्ति ने की थी। कलकत्ता के संस्थापक इनको माना जाता है। और दलदली स्थल था और उस स्थल का नाम था सूता नदी। दलदली क्षेत्र था, सूता नदी, वहां पर इन्होंने कलकत्ता की आधारशिला रखी थी। कब? 1690 में। और ये जो क्षेत्र था, कलकत्ता की जो स्थापना की गई, इसमें 3 प्रमुख क्षेत्र को निर्धारित किया गया था। एक तो सूता नदी आपने देखा, इसके अलावा कालीकाता था जो कि आगे चलकर कोलकाता जो मेन सिटी है वो वाला क्षेत्र। तो कालीकाता और गोविंदपुर ये 3 क्षेत्र थे। ये 3 क्षेत्र थे जिनको डिमार्केट किया गया था, निर्धारित किया गया था। अब ये अभी कंपनी के अधीन तो थे नहीं पूरी तरीके से। अब हुआ क्या? 1698 में ये जो 3 गांव थे कालीकाता, गोविंदपुर और सूता नदी, तो 3 गांवों की जो जमींदारी थी 1200 कुछ रुपए में अंग्रेजों ने खरीद लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1698 में जमींदारी खरीद ली, जमींदारी ले ली, तो यानी कि इसका पूरा राइट मिल गया इनको। और जब राइट मिल गया तो इसको डेवलप करना चालू कर दिया और डेवलप करके यहाँ पर कलकत्ता शहर को बसा दिया पूरी तरीके से। तो कलकत्ता की स्थापना कभी आपसे पूछेगा तो आप क्या मानेंगे? 1690। उम्मीद करते हैं कि 1690 और 1698 में अंतर क्या है ये आपको मालूम चल गया होगा। 1690 में आधारशिला रख दी गई थी कि हम यही क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में सूता नदी वाले क्षेत्र में रख देते हैं आधारशिला, यहीं पर आगे चलकर विस्तार होगा। और फिर 1698 में विस्तार करने के लिए, उसको पूरा बाउंड्री बनाने के लिए, एक प्रकार से अपना जो भी है सेटलमेंट को पूरे अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए उसका जमींदारी ले लिया तो सारा जमीन ही अपने अंडर में हो गया। ये चीज आप समझिए, ठीक है। तो कभी भी स्थापना पूछेगा 1690 मानेंगे। अब हम आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। निम्नलिखित में से कौन 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे? याद रखिएगा, यहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है। कब? 1800, सन 1800। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट कर दीजिएगा 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। तो 1800 में बात करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न की तह तक जाने के लिए आपको जाना होगा कि 1800 में क्या चल रहा था भारत में। तो भारत में आपको मालूम है बंगाल के गवर्नर जनरल चल रहे थे। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे 1800 में? याद करेंगे तो आप कहेंगे लॉर्ड बेलेजली। कौन थे? लॉर्ड बेलेजली। तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805, 1798 से 1805 के बीच में लॉर्ड बेलेजली बंगाल के गवर्नर जनरल थे। क्लियर है? अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी आर्थर बेलेजली में भी कंफ्यूज होंगे। आर्थर बेलेजली लॉर्ड रिचर्ड बेलेजली के भाई थे। राइट आंसर आपका सी ही है। लॉर्ड शब्द यहाँ पे लगा दिया गया है, इससे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। तो इन्होंने ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अब इस कॉलेज को स्थापित करने का मकसद क्या था वो अगला सवाल है जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। प्रश्न है कि अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी? पर्पस क्या था? उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। वे भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहते थे। ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहते थे। तो जो लॉर्ड बेलेजली थे, फोर्ट विलियम कॉलेज को स्थापित करने का उनका क्या मकसद था कि जो भी ब्रिटिश नागरिक आएंगे, जो भी युवा अधिकारी बनकर आएंगे भारत में, उन ब्रिटिश नागरिकों को, उन युवा अधिकारियों को भारत में प्रशासन कैसे करना है उसके लिए उनको ट्रेनिंग देना है, प्रशिक्षित करना है। इसके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। यानी भारत पर शासन करने के लिए एक प्रकार से, भारत में शासन करने के लिए एक प्रकार से ब्रिटिश नागरिकों को या जो भी युवा अधिकारी आएंगे उनको इस कॉलेज के मदद से सारी चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, भारत के बारे में जानकारी दी जाएगी, भारत पे शासन अच्छे से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। तो राइट आंसर आपका 23 का सी है। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है थोड़ा सा हटके है। हमने आपको बोला था कि अप्रत्यक्ष प्रश्न भी देंगे, तो ये अप्रत्यक्ष प्रश्न है एक प्रकार से। 1800 में कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभागाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट बने थे, उसी में एक डिपार्टमेंट था हिंदुस्तानी भाषाओं के लिए।
हिंदुस्तानी चीजों के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान पे शासन करना था, तो हिंदुस्तानी चीजों के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया गया था उसको हिंदुस्तानी विभाग बोला गया, और इस हिंदुस्तानी विभाग का एक अध्यक्ष बनाया गया। अब आप कमेंट कीजिए वो अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज के जो हिंदुस्तानी विभाग अध्यक्ष थे, याद रखिएगा अभी अंग्रेज शासन करने के मूड में है और इतना जल्दी किसी भारतीय को अध्यक्ष तो नियुक्त नहीं करेंगे, तो काट दीजिए जो आपके दिमाग में चल रहा था। अब बात आती है या तो जॉर्ज गियर्सन या तो गिल क्राइस्ट। तो राइट आंसर 24 नंबर प्रश्न का है सी, गिल क्राइस्ट। कभी भी याद रखिएगा अंग्रेज जो है एक सिपाही रहता था तो सिपाही ही रह जाता था, मरते मरते सिपाही रहे, इतना ये लोग शोषण करते थे, हिंदुस्तानियों से इतना भेदभाव करते थे, अध्यक्ष कैसे बना देंगे। ठीक है, और इनका पूरा नाम लिख लीजिए, जॉन बोर्थविक गिलक्रिस्ट या गिल क्राइस्ट। क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम नवाब था? तो बंगाल का प्रथम नवाब आपसे पूछा जा रहा है। तो बंगाल का प्रथम नवाब कमेंट कर दीजिए 25 नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। तो बात करते हैं, सारी कहानी जो शुरू होती है 1717 में। 1717 में मुर्शीद कुली खान ने अपने आप को मुगल साम्राज्य से या मुगल सम्राट से स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने आप को बंगाल का प्रथम नवाब घोषित किया। तो मुर्शीद कुली खान 1717 से 1727 तक बंगाल के पहले नवाब थे। इन्होंने अपनी जो राजधानी है उसे ढाका से मुर्शिदाबाद, नाम ही मुर्शीद है तो मुर्शिदाबाद, तो ढाका से मुर्शिदाबाद, ढाका से मुर्शिदाबाद इन्होंने अपनी राजधानी ट्रांसफर कर ली थी। अपना एक शहर बसाया था अपने नाम पर, ढाका से मुर्शिदाबाद इन्होंने राजधानी ट्रांसफर की थी। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान 1727 से लेकर 1739 तक। और इसी में 1733 में एक घटना हुई थी। क्या हुआ था? बिहार को बंगाल में मिला दिया गया, बिहार को बंगाल में मिला दिया गया था। आपसे बीपीएससी में सिविल सर्विसेज में सवाल पूछा गया है कि बिहार को बंगाल में किसने मिलाया था? नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। ठीक है, तो 1733 में इन्होंने किया था। फिर बात करते हैं इनके बाद प्रमुख जो हुए, बीच में एक आध आए थे लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। अलीवर्दी खान 1740 से 56, 1740 से 56। अलीवर्दी खान के जाने के बाद, इनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर युद्ध भी चला और अंततः सिराजुद्दौला 1756 में बनता है नवाब बंगाल का। और फिर आप देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में संघर्ष चालू हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है मुर्शीद कुली खान। क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? चलिए, रीजनिंग का सवाल है, आपको ज्ञान बहुत सारा है, रीजनिंग का आपके लिए एक सवाल बचा, ज्ञान का नहीं रह गया है, क्योंकि ज्ञान तो है ही आपके पास। ब्लैक होल शब्द आपने पढ़ा होगा, इतिहास में तो कहाँ पढ़ा होगा? ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में भी किस वाले क्षेत्र में हुई थी? फोर्ट विलियम वाले क्षेत्र में हुई थी। राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष रूप से सवाल बनाया हमने। अब हम आगे बात करते हैं, 26 में बी है। 27 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसने 20 जून 1756, याद रखिएगा जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है, ब्लैक होल त्रासदी है, ब्लैक होल ट्रेजेडी है, 20 जून 1756 को घटित हुई थी। ठीक है, कहीं वीडियोग्राम में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाया करे तो आप खुद से भी सुधार कर सकते हैं, नोट में भी सुधार कर दिया जाता है, एक एक चीज आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, नोट में भी हम सुधार कर देते हैं अगर कुछ गलती होती है। पढ़ाने वाले वीडियो में हुई थी, शायद 1757 लिख गया था, तो इतना तो आप खुद भी देख सकते हैं कि इतना तो डेट नहीं हो सकता। तो 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर हमला किया था और ब्रिटिश पुरुषों और महिलाओं को एक छोटी सी कोठरी में कैद कर लिया था, जिसमें से 146 लोगों को कैद किया गया। अंत में 23 लोग बचे, अगली सुबह 23 लोग बचे थे, जिंदा बचे थे, और इसे कलकत्ता का ब्लैक होल या ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल त्रासदी कहा गया। सोचिए 123 लोग मर गए दम घुटने की वजह से, और ये कांड को अंजाम दिया था नवाब सिराजुद्दौला ने। तो नवाब सिराजुद्दौला के समय में कलकत्ता का ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था। चलिए, अगला सवाल है, कौन सी घटना प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश बंगाल टकराव का कारण बनी थी? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में नवाब का जो संघर्ष था उसका कारण बनी थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1757 का प्लासी युद्ध हुआ। प्लासी युद्ध आपको मालूम है 23 जून 1757, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन कमेंट कर दीजिएगा 28 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न की। तो ब्रिटिश बंगाल टकराव,
ब्रिटिश और बंगाल में टकराव हुआ, पलासी का युद्ध होता है। सिराजुद्दौला ने किया क्या था, पिछले प्रश्न पे जाइए। तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्जा किया, फोर्ट विलियम पर कब्जा किया, कलकत्ता को अपने अधीन कर लिया, कलकत्ता को अपने अधीन कर लिया, ब्रिटिश फैक्ट्रियों पर हमला किया था। अभी हम देखेंगे किस क्षेत्र में, वो आगे प्रश्न आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 28 का सी है, आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। अब हम बात करते हैं कलकत्ता में ब्लैक होल ट्रेजेडी का वर्णन किस ब्रिटिश द्वारा किया था। 146 में लकी 23 थे, यानी खुशकिस्मत थे 23 लोग जो जिंदा बचे थे। उस 23 में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था J.Z. हॉलवेल। तो हॉलवेल ने ब्लैक होल ट्रेजेडी को दुनिया के सामने रखा था। ये ना होता तो आज हम ना पढ़ रहे होते। तो J.Z. हॉलवेल नाम के व्यक्ति ने, जो कि ब्रिटिश नागरिक ही था, ये भी ब्लैक होल ट्रेजेडी में सरवाइव कर गया था, मरा नहीं था, जिंदा रह गया था। तो उसने जो है बताया कि नवाब सिराजुद्दौला ने हम लोग को दम घुटा के मारने के लिए किस तरीके से कैद कर लिया था। तो J.Z. हॉलवेल ने ब्लैक होल ट्रेजेडी का वर्णन किया था। अब 29 का सी है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1756 में सिराजुद्दौला ने इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला किया था। एनसीईआरटी में नाम आपका मेंशन है, बताइए कौन सा वो क्षेत्र है जहां पर इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित थी। सिराजुद्दौला 1756 में गया, पहले इंग्लिश फैक्ट्री पर आक्रमण किया, इंग्लिश फैक्ट्री को तहस नहस किया। उसके बाद फिर फोर्ट विलियम की तरफ गया। तो फोर्ट विलियम में गया तो ब्लैक होल ट्रेजेडी करके आया, पूरी तरीके से कलकत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कासिम बाजार। याद रखिएगा 1756 में सिराजुद्दौला ने इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कासिम बाजार में किया था। ठीक है, फिर वहां से निकल गया अपनी सेना लेकर, जब यहाँ पे फतह हो गई तो फिर फोर्ट विलियम की तरफ रुख कर गया। अगला सवाल है, किस वर्ष मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। बताइए क्या उत्तर होगा। 1757, 58, 60 या 65, क्या उत्तर होगा। तो शाह आलम द्वितीय की अगर हम बात करते हैं तो शाह आलम द्वितीय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का जो दीवान नियुक्त किया था, इसके लिए एक घटना हुई थी। आपको मालूम है कि एक युद्ध हुआ था जिसको हम बोलते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध जो कि निर्णायक युद्ध था, जिसने ये कंफर्म कर दिया कि अब भारत पे शासन कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। 22 अक्टूबर 1764 वह डेट है जब बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, बक्सर का युद्ध हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जब विजय हो गई तो अब संधि करनी है। संधि करने के लिए सबसे बेस्ट व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में ही मौजूद था, वो थे लॉर्ड क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव को या लॉर्ड क्लाइव को वापस से बुलाया जाता है और रॉबर्ट क्लाइव और साथ में बात करें तो मुगल सम्राट, जिनकी सेना हार गई थी, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय प्लस अवध के नवाब, इन दोनों के साथ में एक संधि होती है। दो संधियां होती हैं। इलाहाबाद की पहली संधि साइन की किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, मुगल सम्राट ने और अवध के नवाब ने। अब बात करते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई है, 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765, एक 16 अगस्त को भी हुई थी, 12 अगस्त वाला याद रखिएगा। तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इंग्लिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा था क्या, बंगाल प्रांत ही तो था, बंगाल प्रांत का सबसे मुख्य हिस्सा। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूलने का अधिकार, टैक्स वसूलने का अधिकार, कर वसूलने का अधिकार। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। किसने, शाह आलम द्वितीय ने। इसका मतलब क्या हुआ, दीवानी दे दी तो बंगाल का दीवान ही तो हुए। तो जो लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखी है कि किस वर्ष, तो 1765 इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। ये प्रश्न अब आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। तो प्लासी के युद्ध का नेतृत्व आपको बताना है, आसान सवाल है।
और यहाँ पर बात करते हैं जो भी अभ्यर्थी नए हैं, जो हमारे एनसीईआरटी बैच को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं या जुड़े हुए हैं, आप सभी को बता दें हमने रोशन बैच में सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ। हमने पहले भी यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, नो डाउट, लेकिन उससे हमने 30 से 40 गुना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है पेड बैच में, क्योंकि वहां पर हमने नए सिरे से मेहनत की। ऐसा नहीं कि हमने पुराना उठा के पढ़ा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी अभ्यर्थी इस बात को जानते हैं। तो आप अगर इस चीज को लेकर जो है द्वंद में है कि बैच कंप्लीट वाला ले या ना ले, तो हमारे हिसाब से आपके लिए पूरे जीवन भर के लिए, जो आप जितना भी तैयारी करेंगे आप अपनी इस लाइफ में, आपके लिए हमारा कंप्लीट बैच सबसे फायदेमंद रहेगा। जो भी सब्जेक्ट हमने पढ़ाया है जीएस का, बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप इस चीज को लेकर, हमने कभी ये चीज बोला नहीं, लेकिन आज हम बता दे रहे हैं, नए सिरे से सारे क्लासेस हमने ली हैं और कंटेंट भी आपको अपडेटेड मिलेगा, चेंज मिलेगा। आपको पुराने नोट्स और इस नोट्स में बहुत अंतर देखने को मिलेगा और यहाँ अंतर ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। बाकी टेस्ट में एक लिमिटेशन होता है कि हम सब चीज कवर नहीं कर सकते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किए थे रॉबर्ट क्लाइव। आपको मालूम है रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। ऐसे ही बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें हेक्टर मुनरो ने किया था। अब हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न का। प्लासी के युद्ध के बाद किसको बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो आप सभी को मालूम होगा कि जब प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को, तो चोरी छुपके जो मीर जाफर थे, मीर जाफर जो कि सेनापति थे, मुख्य सेनापति थे सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति थे मीर जाफर ने चोरी छुपके रॉबर्ट क्लाइव से समझौता कर लिया। क्या समझौता किया कि आप युद्ध में मत पार्टिसिपेट कीजिएगा, खड़े रहिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, माहौल लीजिएगा, पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा, बाकी काम हम कर लेंगे। अब सेनापति के हाथ में सबसे बड़ी सेना होती है किसी भी युद्ध में, सेनापति ही खड़ा रह गया, आदेश ही नहीं दिया युद्ध करने का, सेना खड़ी की खड़ी रही। सेना चूंकि लॉयल भी होती है सेनापति की, जो सेनापति कहेगा वो करेगी। तो मीर जाफर ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। यह सबसे बड़ा कारण बना सिराजुद्दौला के जबरदस्त हार का। एक छोटी सी टुकड़ी रॉबर्ट क्लाइव की अपने से कई गुना भारी नवाब सिराजुद्दौला की सेना को बुरी तरीके से परास्त कर दिया। सिराजुद्दौला मारा जाता है। जब सिराजुद्दौला मारा जाता है, क्योंकि शर्त क्या रखी गई थी, कंडीशन क्या थी कि मीर जाफर बाबू आप अभी सेनापति हैं, आप नवाब बन जाएंगे, बोलिए कैसा रहेगा? तो मीर जाफर ने कहा यस, हमको बना दो। और आपने देखा भी होगा आज वर्तमान परिदृश्य में जो कोई धोखेबाजी करता है उसको मीर जाफर कहकर भी संबोधित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसने अपने ही नवाब को दगा दिया था। किसके लिए? फिरंगी के लिए, ठीक है। तो मीर जाफर की जो उपमा दी जाती है वो भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो मीर जाफर बंगाल के नवाब बनते हैं। मीर जाफर को कुछ समय बाद घुटन महसूस होने लगती है, एक प्रकार से इनको नहीं समझ में आता, तो फिर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाया जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है मीर जाफर। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात करने शुरू कर दिए थे जो कंपनी के राजनीतिक और व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे? आपके एनसीईआरटी में चीज मेंशन है। देखिए ऐसे ऐसे सवाल हम निकाल के लेकर आए हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी। अच्छे अच्छे सवाल है जो आपने शायद कभी देखे भी ना होंगे, ठीक है। वो बस हमसे अगर आप पढ़े हैं तभी आपको दिखेगा, नहीं तो आपने नहीं देखा होगा। तो किस युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, प्रतिनिधि होंगे, वो क्या देखेंगे? राजनीतिक मैटर और व्यवसायिक मैटर देखेंगे, पैसे का जो भी होगा वो सब चीजें देखेंगे। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न का। तो देखिए प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध में तो बंगाल का नवाब ही कंट्रोल में आया था, ठीक है, वो भी अच्छे से नहीं आया। फिर बक्सर का युद्ध निर्णायक हुआ, जब तक निर्णायक युद्ध नहीं होगा तब तक कंपनी अपने रेजिडेंट्स को तैनात करने का रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि जान भी जा सकती है, इतने विद्रोही होते हैं जब भी युद्ध वगैरह होता है, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध निर्णायक था। निर्णायक होने की वजह से जब ये क्लियर हो गया कि अब तो सब कुछ पूरा बंगाल हमारे कंट्रोल में आ गया है, अब हम अपने जो रेजिडेंट्स हैं वो भारतीय रियासतों में तैनात करना शुरू कर सकते हैं। तो बक्सर का युद्ध यहाँ पर राइट आंसर, याद रखिएगा, क्लियर हो गया होगा आपको। फिर इसके बाद एक व्यवस्था आती है जो अभी हम आगे देखेंगे प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न है,
भारतीय इतिहास में शेर ए मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर या लायन ऑफ मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो शेर ए मैसूर या लायन या टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान के बारे में बात करें तो टीपू सुल्तान, चलिए अभी हम कुछ प्रश्न हैं उसके बाद ही एक साथ में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी है, टीपू सुल्तान। 36 नंबर प्रश्न है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में फोर्ट सेरिंगपट्टनम की जो संधि है, फोर्ट सेरिंगपट्टनम की जो महीने भर की घेराबंदी है, उसमें ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? अब हुआ क्या था, 1799 में सेरिंगपट्टनम का जो क्षेत्र था, जो कि एक प्रकार से किसके अधीन था, तो वो उस समय पे अधीन था टीपू सुल्तान के। लेकिन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, अंतिम युद्ध था ये। 1799 में फोर्ट सेरिंगपट्टनम की महीने भर घेराबंदी की गई ब्रिटिश सेनाओं के द्वारा, और उन ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो वो करने वाले थे यहाँ पर जॉर्ज हैरिस। याद रखिएगा, एक नया सवाल आपके लिए है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से हमने बनाया है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो लॉर्ड बेलेजली के भाई थे आर्थर बेलेजली ने भी यहाँ पर किया था, आर्थर बेलेजली भी मौजूद थे, आर्थर बेलेजली ने भी सहयोग किया था, ठीक है। और ऊपर से बात करें तो देख रहे थे लॉर्ड बेलेजली ऊपर से, जाहिर सी बात है गवर्नर जनरल तो जाएगा नहीं युद्ध करने, ऊपर से सबको देख रहे थे। तो जॉर्ज हैरिस और आर्थर बेलेजली ने रोल प्ले किया था टीपू सुल्तान को हराने में। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी है। फिर है 1798 में अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि करने वाला, सब्सिडरी अलायंस करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो यहां पर बात करें सहायक संधि की, तो सहायक संधि अभी आपने देखा था कि 1764 बक्सर युद्ध के बाद अपने जो प्रतिनिधि हैं, जो रेजिडेंट हैं, उनको तैनात करना चालू कर दिया। तो जो रेजिडेंट थे उनको सहायक संधि की जो प्रक्रिया थी, इससे आधिकारिक रूप से रेजिडेंट्स को तैनात किया जाने लगा। 1798 में अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि करने वाला जो पहला भारतीय शासक था वो था हैदराबाद का निजाम। तो हैदराबाद का निजाम 1798 में सहायक संधि करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो 37 में राइट आंसर आपका सी है। और यहां पर आप ध्यान रखिएगा अवध ने कब किया था, अवध का भी आपसे पूछा जा सकता है। अवध 1801 में साइन किया था। सबसे पहले किसने किया था? हैदराबाद के निजाम ने। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 38। सहायक संधि प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ऑप्शंस आपके सामने हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे आपको दिख पाए। अब यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा। तो सहायक संधि प्रणाली, सहायक संधि प्रणाली की बात करें तो 38 नंबर प्रश्न में 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है तो आप अच्छे से देख लीजिए, फिर हम इसका राइट आंसर बताते हैं। सहायक संधि प्रणाली की बात करते हैं तो ये लॉर्ड बेलेजली के द्वारा लाए गए थे। लॉर्ड बेलेजली के द्वारा जो है भारतीय शासकों पर लागू किया गया था, ठीक है। वैसे बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर थे जिनका नाम था ड्यूप्ले या डुप्लेक्स। तो ड्यूप्ले ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। तो एक प्रकार से जो जनक है सब्सिडरी अलायंस के, जो फादर हैं सहायक संधि के जो जनक है वो ड्यूप्ले हैं, लेकिन भारतीय शासकों के साथ में इसका उपयोग जो किया था वो लॉर्ड बेलेजली ने किया था। तो सहायक संधि प्रणाली को लागू किसने किया था भारतीय शासकों के ऊपर? तो लॉर्ड बेलेजली ने, सैन्य संधि के माध्यम से। तो सहायक संधि प्रणाली क्या थी? ये सैन्य संधि थी। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने की एक चालाकी थी, एक नीति थी लॉर्ड बेलेजली की। इसमें बोला जाता था कि आप हमारे साथ में आ जाइए क्योंकि आपको खतरा है, आपके बगल वाले राज्य से खतरा है, आपको हमारा सपोर्ट चाहिए, आपको हमारी आर्मी चाहिए, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कुछ टर्म एंड कंडीशन रहेंगे, आप हमारे साथ में रहिए, हमारी बात मानिए। जो यूरोपीय लोग हैं उनको अपने यहाँ अपॉइंट मत कीजिएगा, स्पेशली जो फ्रांसीसी लोग हैं उनको अपॉइंट मत कीजिएगा। कुछ ऐसे शर्त रख दिए और बोला कि हमारी कुछ सेना होगी, अब आपके यहाँ है, आपकी मेहमान है तो आप उसका खर्चा भी तो उठा देंगे ना, चाय पानी करवा दीजिएगा, 2 टाइम खाना खिला दीजिएगा। तो सारी व्यवस्था एक प्रकार से जो भी राज्य सहायक संधि प्रणाली को अपनाता था, सहायक संधि को साइन करता था, वो एक प्रकार से वित्तीय बोझ में भी दब जाता था। जब वित्तीय बोझ में दब जाता था, पैसा नहीं दे पाता था, तो उसी का जमीन धीरे धीरे अधिग्रहण करना चालू कर देती थी कंपनी। ये एक बहुत ही अच्छी प्रणाली थी भारतीय शासकों को
बेवकूफ बनाते हुए, उनको कमजोर करते हुए, उनके धीरे धीरे उनके हिस्सों को, उनके राज्य को हड़पने की। तो डी आंसर है। अब हम आगे बात करते हैं, टीपू सुल्तान कब मैसूर के शासक बने थे। डिटेल में हम यहाँ पर बात कर लेंगे। तो टीपू सुल्तान की बात करते हैं, तो टीपू सुल्तान 1782 से लेकर 1799 तक ये मैसूर के शासक थे। तो राइट आंसर है आपका 39 में सी है। टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर के शासक बने थे। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लीजिए, स्पेस भी है यहाँ पर काम भर का। अब बात करें टीपू सुल्तान की, तो इन्होंने इनसे पहले इनके पिता ने 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। अब प्रथम की बात कर लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, 1767 से 69 ये मद्रास की संधि से खत्म होता है। मद्रास की संधि 1769 से ये खत्म होता है, ठीक है। और इसमें जो विजयी रहते हैं हैदर अली जीत जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो मद्रास की संधि हो जाती है 1769 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म होता है। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आता है 1780 से 84, ठीक है। और 1780 से 84 चल ही रहा था कि 1782 में जो है टीपू सुल्तान के जो पिता है हैदर अली, उनकी मृत्यु हो जाती है। हैदर अली मारे जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान जो कि युवा रहता है, ये 1782 में मैसूर की गद्दी पे बैठता है। तो 1782 में बैठता है, इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को ये कंटिन्यू करता है, 1784 तक जाता है और 1784 में यह युद्ध खत्म होता है मंगलोर की संधि से। तो मंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकंड या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किससे खत्म होता है? मंगलोर की संधि से। उसके बाद बात करते हैं 1790 से 92 के बीच में। एक तरफ है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि बहुत एक्सपीरियंस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में बहुत सारे सुधार भी कर चुका है और जाहिर सी बात है सुप्रीम कमांडर भी रहा था जब अमेरिकी क्रांति हुई थी। अमेरिका से जाहिर सी मतलब हार के आया था भारत में, अमेरिका की जब क्रांति हुई, और वहां पर जो अंग्रेजी सेनाएं थी उनका नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस। वहां पर हार जाता है, हार कर वापस आता है तो भारत भेज दिया जाता है। अब भारत में 1790-92 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इस युद्ध को पूरा देखता है। 1790-92 का युद्ध बहुत ही निर्णायक रहता है मैसूर के इतिहास में। क्यों? क्योंकि 1790-92 के युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई नहीं जीतता, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई नहीं जीतता, लेकिन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में जीत हो जाती है एक प्रकार से। और अब यहां से पतन की कहानी शुरू होती है मैसूर के और टीपू सुल्तान के। अब इसमें क्या होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और श्रीरंगपट्टनम की संधि जो होती है 1792 में। इसके माध्यम से जो टीपू के बेटे रहते हैं उनको अंग्रेज अपने शरण में ले लेते हैं कि तुम हमारी बात मानोगे, तुम्हारा बेटा हमारे पास रहेगा तो तुम हमारी बात मानोगे, 10 करोड़ हर्जाना दे दो, सब माफ है, और अपनी आधी जो रियासत है, आधी रियासत है वो दे दो। तो एक प्रकार से श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से 10 करोड़ रुपया, आधा पूरा रियासत, बाकी बेटे भी जाते हैं हाथ से। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि बहुत बड़ा झटका साबित होता है टीपू सुल्तान के लिए, ठीक है। अब इसके बाद टीपू सुल्तान चूंकि लॉयन रहता है, टाइगर रहता है, ज्यादा दिन तक इस तरीके से तो नहीं रह सकता है। अंत में एक और प्रयास करता है 1799 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हमने आपसे चर्चा किया ऊपर किसने किसने लड़ाई की। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारा जाता है, ठीक है। अब युद्ध करते हुए मारा जाता है, और जब युद्ध करते हुए मारा जाता है तो मैसूर पर जो टीपू सुल्तान का जो शासन था वो खत्म होता है 1799 में। और फिर ओडियार वंश का एक बच्चा रहता है, शासक, छोटा बच्चा कह लीजिए, ओडियार वंश का एक जो रहता है उसी को बैठा दिया जाता है एक प्रकार से मोहरा बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ओडियार वंश को वापस से बिठा दिया जाता है। नाम थोड़ा देख लीजिएगा, कृष्ण देव करके कुछ नाम था, हमें एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, जो टीपू सुल्तान के बाद राजा बनता है मैसूर का। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में, याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम
में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, ट्री ऑफ लिबर्टी। ये फ्रांसीसी विचारों से, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से बहुत प्रेरित था। ट्री ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की बातें, ये सारी कुछ इसको फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा मिली थी। इसके अलावा इसने जो है फ्रांसीसियों से रिलेटेड, फ्रांसीसी विचारों को प्रेरित करने वाली, आगे बढ़ाने वाली एक संस्था थी जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब की भी इसने सदस्यता ली थी। तो जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन भारतीय शासक था? टीपू सुल्तान। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है टीपू सुल्तान से रिलेटेड। अब बात करते हैं टीपू सुल्तान के शासन के दौरान मैसूर की राजधानी क्या थी। आपने देखा है सबसे जो मेन घटनाएं कहाँ हुई हैं। टीपू सुल्तान कहाँ पर वृक्ष लगा रहा है स्वतंत्रता का? टीपू सुल्तान अंतिम युद्ध कहाँ लड़ रहा है? जाहिर सी बात है अंतिम युद्ध राजधानी में लड़े जाते हैं, अंतिम युद्ध राजधानी में लड़े जाते हैं। तो श्रीरंगपट्टनम मैसूर राज की राजधानी थी टीपू सुल्तान के शासन के दौरान। क्लियर है? अंत में यहीं पर घेराबंदी होती है, यहीं पर टीपू सुल्तान मारे जाते हैं और मैसूर पर टीपू सुल्तान का जो शासन है वो खत्म होता है। अब हम प्रश्न संख्या 40 आपको क्लियर हो गया, डी आंसर होगा। 41 की बात कर लेते हैं। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? एक फेमस युद्ध होता है जिसने ये क्लियर कर दिया कि मराठे तो अब भारत पर शासन नहीं करेंगे। इस युद्ध से पहले मराठे बहुत अच्छी स्थिति में थे, मराठे बहुत अच्छी स्थिति में थे। उस समय जो मराठा शासक था, जो कि एक प्रकार से भारत पर कह लीजिए मुकाबले एक भारत के अच्छे खासे क्षेत्रों पर प्रभुत्व था, जिसका मराठा शासक या पेशवा कौन था? पेशवा या मराठा शासक? बालाजी बाजीराव। इस समय 1761 में बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव मराठा शासक था या पेशवा था जब 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। 41 प्रश्न का राइट आंसर सी है। किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली अफगानी था और अहमद शाह अब्दाली के साथ में एक और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था उसका नाम था नाजिब उद दौला, नाजिब उद दौला। अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं, दुर्रानी भी कहते हैं। मराठों की तरफ से मराठों का सेनापति कौन था? पेशवा नहीं गया था युद्ध करने, बालाजी बाजीराव युद्ध करने नहीं गया था, तो मराठों का जो सेनापति था वो था सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ था। तो सदाशिवराव भाऊ थे पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की तरफ से सेनापति। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव की सेना को पराजित किया, मराठों की सेना को पराजित किया और एक बहुत बड़ा झटका मराठों का भारत पर शासन करने का समय लगता है। जो सपना था वो चूर चूर हो जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। इससे पहले भी 2 युद्ध हुए हैं, आपको मालूम ही होंगे। आगे हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा समय की यहाँ पर दिक्कत है, बहुत टाइम लग रहा है इस वीडियो में। अब हम 42 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए? कौन सा ऐसा शासक था जिसने आधुनिक तर्ज पर, मॉडर्न बेसिस पर विदेशों में, दूसरे देशों में अपने एम्बेसडर्स, अपनी एम्बेसी जिसको बोलते हैं आज के डेट में, एम्बेसी स्थापित की, दूतावास स्थापित किए। तो एम्बेसी किसने स्थापित किया? आपको मालूम है सबसे इनोवेटिव, सबसे एडवांस, सबसे जो एक प्रकार से कह लीजिए जो दुनिया भर के जो अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, जैसे फ्रांसीसी विचारों से प्रेरित एक ही व्यक्ति था, सबसे मॉडर्न रूप से अपनी सेना को मॉडर्नाइज भी कर रहा था यूरोपियों की मदद से, फ्रांसीसियों की मदद से, टीपू सुल्तान। तो इसने यह काम भी किया था। आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हमने यहाँ पर आपसे सवाल पूछ लिया है। अब हम आते हैं एनसीईआरटी से ही एक सवाल। निम्नलिखित में से कौन से वो यहाँ पर व्यक्ति थे जिनके तहत सर्वोच्चता की एक नई नीति भारतीय राज्यों पर लागू की गई, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी लागू की। और इस नीति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा दावा किया, उसने क्लेम किया कि उसका जो अधिकार है भारतीय राज्यों के ऊपर वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति है भारतीय राज्यों से अधिक है। भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है। सर्वोच्चता की नीति इसको बोलते हैं, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी बोलते हैं, या परम संप्रभुता की नीति बोलते हैं, जैसे भी आप समझिए, परम सर्वोच्चता की नीति बोलते हैं। और इसको शुरू करने वाले कौन थे, किसके द्वारा ये लाया गया था? तो इसको लाए थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 23 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1813 से 23 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। क्लियर है?
कॉर्नवालिस की बात करें तो बंगाल के दूसरे गवर्नर जनरल थे 1786 से 93 के बीच में। वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के 1773 से 85 तक, 1773 से 85 तक। क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं। बाकी रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो ये जो है बंगाल के पहले गवर्नर थे। आपको मालूम है बंगाल के पहले गवर्नर थे 1757 में प्लासी युद्ध के बाद, कहीं 1758 भी लिखा रहता है, तो 1758 से 60 मान लीजिए पहले ये जो है अंग्रेजी गवर्नर थे बंगाल के। क्लियर है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये दूसरी बार 1765 से 67 के बीच में भी दोबारा से गवर्नर बनते हैं, और अपना जो 5 साल के लिए 1765 से 72 के लिए जो द्विशासन है वो बंगाल पर लागू करते हैं, जिसके बारे में हमने आपसे डिटेल में पहले भी चर्चा की है। तो 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर लॉर्ड हेस्टिंग्स है। वारेन हेस्टिंग्स अलग व्यक्ति हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं 44 प्रश्न का, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के संबलपुर विद्रोह के नेता थे? तो 1857 के संबलपुर में विद्रोह हुआ था। क्यों विद्रोह हुआ था वो अभी हम आपसे बता देते हैं। तो हुआ क्या था कि जो लॉर्ड डलहौजी थे, आपको मालूम होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत लगाया था, हड़प नीति जिसे बोलते हैं, व्यपगत का सिद्धांत, जिसे हड़प नीति कहते हैं। और इस हड़प नीति के माध्यम से भारतीय राज्यों को, भारतीय शासकों के जिनके बेटे वगैरह नहीं थे, जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उनको उनके जो राज्य है उनका अधिग्रहण करने लगे। कैसे कैसे? सबसे पहले सतारा 1848, फिर संबलपुर 1850, फिर उदयपुर 1852, फिर नागपुर 1853, फिर झांसी 1854। ये आपके एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दिया गया है। कहीं कहीं आपको झांसी 1853 भी लिखा होता, लेकिन एनसीईआरटी 1854 मान रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक सीक्वेंस है, याद रखिएगा, जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। यहाँ पे देखिए संबलपुर 1850 में संबलपुर को भी जो है कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। किस बिहाफ पर? बिहाफ था हड़प नीति के आधार पर, व्यपगत सिद्धांत के आधार पर ये कर लिया। अब जो 1850 संबलपुर को भी अधिग्रहण कर लिया गया। तो संबलपुर विद्रोह हुआ 1857 में। जो संबलपुर क्षेत्र के जो शासक रहा करते थे, जिनका नाम था वीर सुरेंद्र साई। तो याद रखिएगा संबलपुर विद्रोह के नेता कौन थे। जैसे रानी झांसी ने अपने झांसी के लिए विद्रोह किया था, वैसे ही संबलपुर के लिए वीर सुरेंद्र साई ने 1857 में विद्रोह किया था। वीर सुरेंद्र साई ने, बाकायदा इनका चित्र भी दिया गया एनसीईआरटी में आपके। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न का। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत कुशासन के आधार पर अधिग्रहण कर लिया गया था? अभी तक हमने देखा, झांसी तक हमने देखा कि जो भी राज्य का ग्रहण किया जा रहा था, अधिग्रहण किया जा रहा था, व्यपगत सिद्धांत लगाया गया कि आपका बेटा नहीं है, आपका उत्तराधिकारी नहीं है, तो आप ये राज्य हमको दे दीजिए। क्लियर है। अब इसके बाद अवध पर देख रहे थे कि अवध का जो नवाब है वाजिद अली शाह, उसके तो बेटे ही बेटे हैं। अब यहाँ तो वो नियम लग नहीं सकता। अब यहाँ पे लेकिन जो जनता थी अवध की, वो त्रस्त थी वाजिद अली शाह के शासन से। उसका एक प्रकार से फायदा उठाया। और वाजिद अली शाह, चूंकि वाजिद अली शाह आपको मालूम है अवध ने सहायक संधि की थी, कब? 1801 में। और जब 1801 में सहायक संधि कर दी तो यहाँ पे रेजिडेंट आ गया। अब ब्रिटिश रेजिडेंट अंदर ही अंदर माहौल बनाने लगा। ब्रिटिश रेजिडेंट ने पूरा मदद किया इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को, और पता लगाकर बताया कि ये सबसे अच्छा तरीका होगा, कुशासन के आधार पर अधिग्रहण कर लेते हैं। है व्यपगत सिद्धांत थी, व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत थी 1856 में। ठीक है, राइट आंसर अवध 1856 है। क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पर बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में किए गए कृत्यों के लिए ब्रिटिश संसद में महाभियोग इंपीचमेंट चलाया गया था? तो गवर्नर जनरल के रूप में बहुत सारे कांड किए थे वारेन हेस्टिंग्स ने। इन्हीं के ऊपर ब्रिटिश संसद में, ब्रिटेन की संसद में, इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था 1787 में। और 1787 में बात करते हैं तो 1795 में ये बरी कर दिए गए थे। 1795 में बरी कर दिए गए थे। अब हम आगे चर्चा करते हैं आपसे मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद।
सर विलियम जोन्स ने किस पुस्तक के रूप में किया था? तो आपको मालूम है कि मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। पुस्तक का क्या नाम, ये आपको कमेंट करना। और यह जो पुस्तक है 1796 में प्रकाशित हुई थी। इसका नाम था इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉस द ऑर्डिनेंस ऑफ मनु। ये मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है जो सर विलियम जोन्स ने किया था। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न का, 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक कोड ऑफ जेंटू लॉस, जिसे हम ऑर्डिनेशंस ऑफ पंडित भी कहते हैं, तो एक प्रकार से कुछ पंडितों को, कुछ विद्वानों को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लगाया गया था भारतीय धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, उस पर किताब बनाने के लिए। तो एक कोड ऑफ जेंटू लॉस ऑर्डिनेशंस ऑफ द पंडित्स के नाम से 1776 में एक बुक प्रकाशित हुई थी जिसके लेखक थे नथानियल ब्रासी हॉल हेड। आपके एनसीईआरटी में नाम मेंशन है, याद रखिएगा। तो एक कोड ऑफ जेंटू लॉस 1776 के लेखक कौन थे? नथानियल ब्रासी हॉल हेड, याद रखिएगा। और इस बुक का विलियम जोन्स से कोई भी संबंध नहीं था। कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर 49 नंबर प्रश्न है, 1824 में कर्नाटक के कित्तूर में 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रकार से राज्य को हड़प ही रही थी, अभी हड़प नीति नहीं आई है, लेकिन जो हड़प करने की जो एक नीति थी, पॉलिसी थी अलग अलग तरीके से, उसके कार्यान्वयन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। एक महिला थी जिन्होंने सशस्त्र विद्रोह ही कर दिया था, जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। सशस्त्र विद्रोह करने वाली अंग्रेजी शासन के खिलाफ उनमें से पहली भारतीय शासकों में से एक थी, और ये 1857 के विद्रोह के पहले घटित हुआ था। रानी चेन्नम्मा, जिनको कित्तूर चेन्नम्मा भी कहा जाता है, तो रानी चेन्नम्मा ने विद्रोह कर दिया था, याद रखिएगा। कित्तूर वाले क्षेत्र में, कर्नाटक में ये पड़ता है। अब आज का आखिरी सवाल, पहले टेस्ट का आखिरी सवाल। ब्रिटिश भारत में न्याय की नई प्रणाली कब स्थापित की गई, जिसमें प्रत्येक जिले में 2 अदालतें थी, एक आपराधिक अदालत जिसे फौजदारी अदालत कहा गया, एक दीवानी अदालत जो दूसरे मैटर्स हैं उनके लिए। अब ये आपको बताना है 50 नंबर। तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब वो बंगाल के गवर्नर थे तो 1772 में न्याय व्यवस्था स्थापित की थी, एक न्याय व्यवस्था स्थापित की थी। उसके अंतर्गत एक आपराधिक अदालत बना दिया गया था, आपराधिक मुकदमों के लिए फौजदारी अदालत, बाकी मैटर्स के लिए दीवानी अदालत। तो 2 प्रकार से इन्होंने विभाजित किया था 1772 में ही। तो याद रखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और आप सभी अभ्यर्थी अब हमको आप देख भी पा रहे होंगे छोटे से चित्र में लाइव ही। तो आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और आपको जो गलतियां हुई हैं आपसे, क्योंकि आपने सारा कंटेंट पढ़ रखा था, आपके सामने था, आपसे जो जो गलतियां हुई हैं उन्हें भी आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके कितने प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। और साथ में यह लाइव सेशन जैसे एंड होगा उसके बाद भी आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे सभी अभ्यर्थियों को जो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे उनको भी मालूम चलेगा कि जो लाइव में आए थे वो उनके कितने प्रश्न सही हुए। और जितने भी अभ्यर्थी नए हैं, अगर आप हमारे एनसीईआरटी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपको हम, चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आपको जीएस पोर्शन हमसे बेस्ट कंटेंट कहीं नहीं मिल सकता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि हमारा कोई बहुत बड़ा नाम तो है नहीं, बहुत छोटे से टीचर हैं, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, कुछ अभ्यर्थियों का सपोर्ट है, जो करते हैं उन्हीं के लिए हम कर रहे हैं। बाकी अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं, कंप्लीट बैच में भी जुड़ सकते हैं। दुनिया की सबसे कम फीस पर हम एडमिशन्स लेते हैं, हमें कोई पैसे से कोई बहुत लेना देना नहीं है, सबसे कम फीस पर हम आपको ऐड करते हैं, जिससे हमारा भी काम चल सके और आपको भी तकलीफ ना हो। क्योंकि हमें मालूम है आप में से ज्यादातर अभ्यर्थी बहुत पैसे बर्बाद कर चुके हैं, बड़े बड़े कोचिंग्स के चक्कर में बहुत पैसे बर्बाद कर चुके हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऑफलाइन कोचिंग कर करके पैसे बर्बाद कर चुके हैं, तो वो चीज हमें मालूम है, इसलिए हम पूरा एनसीईआरटी बैच मात्र 99 रुपए में आपके लिए लेकर आए हैं। बाकी अगर आप कंप्लीट बैच, उसकी जानकारी कुछ भी आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि कमेंट में हमने दे रखा है उससे आप बात कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज का टेस्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
आप सभी के जो मार्क्स हैं हम लाइव प्रीमियर में देख रहे हैं सभी के, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी अभ्यर्थी इस लाइव प्रीमियर में हमारे कहने पे जुड़े, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार, और आप सभी को विशेष रूप से शुभकामनाएं, क्योंकि आप इतने समय निकाल कर आए हैं। और इस लाइव सेशन में आपको एक अलग फील आएगा, क्योंकि जब तक आपके सामने कुछ अभ्यर्थी नहीं होते हैं तब तक आपको एक कंपटीशन वाला फील नहीं आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लाइव सेशन पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा लाइव सेशन एंड होने के बाद कि आपके कितने मार्क्स आए, क्योंकि लाइव प्रीमियर वाला जो कमेंट होता है वो गायब हो जाता है। ठीक है, आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।